अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना ख़ान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी एक ऐसी अमेजिंग फ़ीमेल हैं जो कि MMA फ़ाइटर हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स की। इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल हैं जिन्होंने IMMAF जो है वो जाके लड़ी, फ़ाइट की, जीती, और वो भी अबू धाबी में। तो ये हमारा फ़ख्र है और तभी तो हम कहते हैं कि हमारी जो लड़कियां, हमारी जो ख़वातीन किसी से कम नहीं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी ईमान फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ईमान, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। हाउ आर यू? आई एम गुड। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आप जो है लड़ने में इतनी माहिर हैं, फाइटिंग करती हैं, और ना सिर्फ नेशनल इंटरनेशनली आपने जो है काफ़ी आपने फाइट वाइट की है। तो मुझे ये बताएं कि शुरू से ही, बचपन से ही शौक था लड़ने का? यस एंड नो। मैं वैसे आर्ट्स पढ़ती थी, आर्ट्स से मैं बिजनेस तक गई थी, और उसके इर्द गिर्द मैंने थोड़ी सी कोचिंग शुरू की थी, थोड़ी सी किक बॉक्सिंग सीखी थी, एंड वहाँ से ही शौक पड़ा। एंड मैंने वहाँ ही डिसाइड, आई थिंक 2017-2018 में डिसाइड किया कि मुझे यही करना है। मेरी पहली स्पारिंग बाउट के बाद मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने कहा बस यही करना है ज़िंदगी में मुझे। सो 2018 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कोच रिजवान खान और एक्साई के साथ काम कर रही हूँ, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अचीव किया है इस छोटे टाइम में। यही मैं आपसे कहना चाहती थी कि ज़्यादा अरसे में नहीं, कुछ ही अरसे में आपने इंटरनेशनल फ़ाइट लड़ी और जीती भी सही। तो मुझे ये बताएं कि आपने जब अपने कोचेस की बात की है तो इसमें आपकी कोचेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, बल्कि इंटरनेशनल कोचेस जो जिनसे आप अपनी जो है आपकी ट्रेनिंग भी होती है, तो आपके कोचेस का कितना अमल दखल रहा है, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम पे माशाल्लाह से आपको सक्सेस मिले, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? I mean, एक अच्छा कोच आपको मेक और ब्रेक कर सकता है, मतलब बुरा कोच भी ब्रेक कर सकता है आपको, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिससे मैं सीखी हूँ वो सब अपने गेम में टॉप हैं। मैंने रिजवान खान और एक्साई को मेंशन किया है, वो K7 किक बॉक्सिंग एकेडमी उन्होंने वहाँ से ही शुरू किया था। वो नेशनल क्योकुशिन, इंटरनेशनल क्योकुशिन चैम्पियन भी हैं, तो उनसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सीखा है। MMA भी उनके साथ ही शुरू की थी मैंने, मगर मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स और फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग की है। वर्ना जैंडरोबा एक ब्राज़ीलियन फाइटर है, वो UFC में लड़ती है, नंबर आई थिंक 11th रैंक्ड है अब अपने वेट डिवीज़न में। तो उनके साथ भी 1 महीने मैंने ट्रेन किया था, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा भी था। तो इसी तरह मैं 1 महीने 2-3 हफ्ते बहुत फ़र्क कोचेस के साथ ट्रेन करती हूँ, मगर मेरा एक ही वैसे कोच है, रिजवान जी। वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए, अबू धाबी की ज़रा मैं बात करूँगी, जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप टूर्नामेंट था, उसमें जब आप ऑब्वियसली बात, जब एक होता है इंसान की इंटरनेशनली आप जब लड़ने के लिए जाते हैं पाकिस्तान का, फिर ऑब्वियसली अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना प्रेशर था ओवरऑल फैमिली की तरफ से, आपके चाहने वालों की तरफ से, कि भाई आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं? क्योंकि आप लड़ तो वैसे ही रहे होते, जज्बा तो वैसे ही होता है, लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं कि अच्छा आप इतने ही यहाँ तक पहुँच गए तो यकीनन जो है जीत कर पाकिस्तान वापस आना है। ऑब्वियसली प्रेशर तो था सबसे, आई थिंक एक्साइटमेंट ज़्यादा थी सबकी कि वाह आप अबू धाबी जा रही हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पहली औरत हैं जो पाकिस्तान को इस IMMAF कंपटीशन में रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो प्रेशर तो था टू परफॉर्म, टू सक्सीड, टू विन, बट ओवरऑल एक्साइटमेंट थी सबकी। मामा अब्बा नाना नानी सब ख़ानदान दोस्त सब कह रहे थे कि आप हारे जीते बस जाकर दिखाएं सबको। लेकिन जब जीत गए फिर क्या लोगों की अपने आपकी मैं नहीं जीती थी वहाँ, मैं एक ब्राज़ीलियन के साथ लड़ी थी, जुलियाना पेरेरा, वो एक ब्राज़ीलियन ब्राउन बेल्ट हैं और वो सिल्वर मेडलिस्ट, वो जाकर जीती थी, उनसे मैं हारी थी वहाँ। देखिए ऐसे यही तो बात है, कभी कभार आप हार के भी जीत जाते हैं, और यही वो बात है कि जब आप जहाँ वहाँ तक पहुँची हैं, क्योंकि अभी आपने फिर एक कंट्री जाना है जिस तरह बताई थी, ताजिकिस्तान, और हमारी बहुत सारी दुआएं कि वहाँ से इंशाल्लाह ताला जीत कर और पाकिस्तान का नाम जो है रोशन
कर कर आए। अच्छा ये बताएं, क्योंकि आप जिस तरह से दीगर कंट्रीज़ का बता रही हैं कि दीगर जो है काफ़ी कंट्री से लोग आते हैं लड़ने के लिए, और माशाल्लाह से काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ भी होती हैं जिसके पास काफ़ी रिसोर्सेज अच्छे, बहुत ज़बरदस्त कोचेस भी होते हैं, तो वहाँ पे उस तरह से आप कुछ होता है कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली बात है लड़कियों को अभी भी हम जो है इस तरफ उतना इनकरेज नहीं करते, तो वो उस तरह को आप किस तरह से एक्सपीरियंस आपने किया और किस तरह से आपने फिर फेस किया है? सो आई थिंक पाकिस्तान में जैसे मैं पहले भी बताई थी कि MMA एंड किक बॉक्सिंग एक ग्रास रूट्स कल्चर नहीं है। ऑब्वियसली हुंजा में सबसे ज़्यादा फाइटर्स वूशू कराटे किक बॉक्सिंग में वहाँ से ही आते हैं, तो ज़्यादातर कल्चर वहाँ है, मगर पाकिस्तान में अब नहीं फैला है, स्पेशली विथ वुमेन। सो जो मेरे ट्रैवल्स में जहाँ मैं गई हूँ, ऑब्वियसली ज़्यादातर आई हैव सीन मोर वुमेन जिम्स में लड़ते हुए, और थोड़ी अफसोस होती है क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ऑब्वियसली बढ़ रही है, जिम्स में ज़्यादा औरतें आ रही हैं, ज़्यादा औरतें लड़ रही हैं। ARY Warriors 2 जो इवेंट हुआ था अभी जुलाई में, उनमें 3 लड़कियों की फ़ाइट्स होनी थी, एक मेरा था जो नहीं हुआ था, बट कल्चर अब बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक कैटलिस्ट हूँ, मतलब मैं एक इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करूँ कि मैं जो भी मैंने सीखा है अब तक और इंशाल्लाह सीखूँगी, मैं बच्चों को सिखा सकूँ, फीमेल एथलीट्स को एक इंटरनेशनल लेवल पर लाऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से ईमान आपसे बात हो रही थी, ऑब्वियस सी बात है कि आपने सोचा कि मुझे मिक्स मार्शल आर्ट्स में जाना है, तो आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया था? क्योंकि आपको पहली तो फैमिली से और एक फ्रेंड से आपको वो सपोर्ट चाहिए होती है। आप एक दफ़ा तो खेल लेते हैं शौक से, लेकिन लॉन्ग टर्म फिर आपके बड़े प्लान्स भी हैं, क्योंकि आप खुद को यहाँ पे नहीं, आप दीगर बच्चियों को, लड़कियों को भी यहाँ देखना चाहती हैं, ना सिर्फ इस मिक्स मार्शल आर्ट्स में बल्कि दीगर स्पोर्ट्स में भी। क्योंकि आपसे मेरी जितनी बात रही है, और आपने कहा कि इसे मुझे अपने तक नहीं रखना, मुझे इसको आगे लेके जाना है। I mean, I think obviously मैं अपने सक्सेस के लिए काम करूँगी, कर रही हूँ, मगर अगर मैं अपने कंट्री के एथलीट्स और फीमेल्स, स्पेशली फीमेल्स मेरा गोल है, अगर मैं उनको बढ़ा नहीं सकती अपने साइड से, तो मेरा काम ख़त्म नहीं है। I have to keep working to make that a possibility. अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का पूरा सपोर्ट है मेरा। मेरी अम्मी हर फाइट पर आई हैं, और हर फाइट पर आएंगी इंशाल्लाह, so I have a lot of support from my friends, family, तो वो एक it's a very positive thing in my life. अच्छा ईमान, माशाल्लाह से आपने आपकी स्टडीज़, आपने हायर स्टडीज़ के लिए आप लंदन गई थी, तो आमतौर पे तो हम अपनी यहाँ पे यंग जनरेशन्स को देखते हैं कि एक सोच होती है कि चलो भाई बाहर आप पढ़ने के लिए गए, वहीं सेटल हो जाएं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो आप में ऐसे क्या बात थी, क्या सोच थी कि आपको दिल चाह के नहीं मुझे वापस पाकिस्तान आना है? एक छोटा पार्ट था जो मैं चाहती थी कि मैं वहाँ जाकर थोड़ा सा मैं रुकूँ, वहाँ काम करूँ वहाँ। अनफॉर्चुनेटली वीज़ा की वजह से मुझे वापस आना पड़ा, बट इट्स कोई अफसोस की बात नहीं है, बिकॉज़ मैंने अपना पैशन डिस्कवर किया था यहाँ। MMA शायद अगर मैं लंदन में रहती, मैं डिस्कवर ना करती, मैं शुरू नहीं करती, और ये जर्नी स्टार्ट नहीं होता। सो दैट सेड, आई थिंक पाकिस्तान में अभी उस लेवल के रिसोर्सेज नहीं है, उस लेवल की फंडिंग नहीं है, उस तरह की सपोर्ट नहीं है जैसे समझो UK में, थाईलैंड में, US, ब्राज़ील, ये सारी जगहों में गवर्नमेंट की सपोर्ट भी होती है फाइटर्स के लिए, और एक कल्चर है वहाँ। तो ऑब्वियसली अगर रिसोर्सेज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन के थ्रू मैं लंदन जा सकी और पढ़ सकती थी वहाँ, मगर अगर मैं वापस आकर पाकिस्तान में बेहतरी नहीं कर सकती, तो
मेरे दिमाग में फ़ायदा नहीं है बाहर मुल्क जाने का। नहीं ईमान, ये हम अपने हर रियल पाकिस्तानी को इसी वजह से कहते भी हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि यही तो बात है अपने पाकिस्तानी होने की बात, यही खूबसूरती है कि जो चीज़ अपने तक है अपने तक नहीं रखनी, वो लोगों तक पहुंचानी है। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं अपनी सोसाइटी में, ब्लेस्ड लोग हैं जो अपनी सोसाइटी को दे सकते हैं, लेने वाले नहीं है, और हमें देना भी चाहिए। और यहाँ पे आपने अपनी अम्मा का जिक्र किया था कि वो हर फाइट में मौजूद होती हैं। ये बताएं घर में कितना आपको होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एज बीइंग अ फाइटर आप एक लड़ती हैं इंटरनेशनली तौर पे, तो बड़ा डाइट का भी ख्याल करना पड़ता है। तो अम्मा जरा ख्याल करती है, चेक एंड बैलेंस रहता है इस चीज़ों में कि इतना खाना इतना नहीं खाना, ये होता है? आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर रहता है मोस्टली। माइंडसेट घर में ये है कि यू नो जो भी आप खाना चाहते हैं आप खा लें, मगर मॉडरेशन में खाएं। ये ना हो कि आप लाइक हर दिन बर्गर्स खाएं, हर दिन पिज़्ज़ाज खाएं, हर दिन चॉकलेट खाएं। लाइक आप खाएं, इंजॉय करें, मगर मॉडरेशन में सब कुछ यू नो करें। एंड आई थिंक वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, यू नो, बिकॉज आई थिंक मेरे दिमाग में भी ये बैठ के आया है, इट्स नॉट जस्ट लाइक इट्स अ लाइफ स्टाइल बेसिकली। Like it's not just for like a day. आपको पूरी जिंदगी ऐसे थोड़ा सा मेंटेन करना है, आपको मॉडरेशन हर चीज में देखना चाहिए, यू नो। ये एक दिन की बात नहीं है, लेकिन आपने मुझे खुद भी बताया था कि अगर कभी इस तरह से पिज्जा बर्गर खा भी लिए तो कितने टाइम तक पहले पिज्जा बर्गर को छोड़ देना है, क्योंकि कोई आप स्पेसिफिक कोई आपका वेट होता है जिसके लिहाज से आप लोगों को फाइट करनी पड़ती है वो। हाँ, सो फाइटिंग चैम्पियनशिप्स में या इवेंट्स में वेट कैटेगरीज होती हैं, तो हर फाइटर को एक वेट रेंज में आना पड़ता है उस फाइट के लिए, और उनके अपोनेंट्स को भी उसी में वेट मीट करना पड़ता है। सो वैसे ही ज़िंदगी में मैं सब कुछ खाती हूँ, बर्गर्स का शौक़ है, पिज़्ज़ा का शौक़ है, चॉकलेट का बहुत शौक़ है, मगर फ़ाइट से तकरीबन 6-8 हफ्ते पहले मैं छोड़ देती हूँ सब कुछ, बिकॉज यू नो आपकी स्लीप बेहतर हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, आप यू नो ज़्यादा सख्ती से ट्रेन कर सकते हैं, और वो 6-8 हफ्ते में बहुत लाइक यू नो इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है। सो आपकी डाइट भी अच्छी होनी है। सो मैं ज़्यादा प्रोटीन खाती हूँ, चिकन, बीफ, राइस भी ज़्यादा खाती हूँ, बिकॉज अच्छा, राइस मुझे थोड़ा वैसे आपने राइस का, क्योंकि आमतौर पे हम लोगों को मना कर रहे होते हैं कि राइस नहीं खाने, क्योंकि ये बात देखिए राइस एक कार्ब होती है, और कार्ब्स हमारी जिस्म की प्राइमरी एनर्जी सोर्स होती है। तो जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ, अगेन बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, तो कार्ब्स मेरा मदद करते हैं। ट्रेनिंग की बात की तो क्यों आपका स्केड्यूल बना हुआ होता है, और ट्रेनिंग के कुछ आवर्स होते हैं कि इतने टाइम मुझे ट्रेनिंग करनी है, या सुबह बहुत जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, ये सारा आपका स्केड्यूल बना हुआ होता है? ऑब्वियसली जब मैं फ़ाइट कैंप में नहीं होती हूँ, जो 6-8 हफ्ते फ़ाइट से पहले जो होता है, मैं वो उसको फ़ाइट कैंप कहते हैं। तो जब मैं फ़ाइट कैंप में होती हूँ, मैं तकरीबन 2-3 दिन ट्रेनिंग करती हूँ दिन में। सुबह मैं 5:30 बजे उठती हूँ, 6:30 बजे मेरी फर्स्ट पहली क्लास होती है, फिर 4-4:30 बजे मेरी दूसरी सेशन होती है, और फिर उसके बाद शायद मैं स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कर लेती हूँ, और इसके बीच में मैं लोगों को ट्रेन और कोच भी करती हूँ। तो फिर यानी टाइम पे आप सो भी जाती होंगी फिर तो? कोशिश तो होती है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात है कि आपने बाकायदा आर्ट्स की स्टडीज़ के लिए बाहर भी गई, आप खुद बड़ी ज़बरदस्ती पेंटिंग भी बनाती हैं, काम भी किया, एक बड़ी ज़बरदस्त सी पेंटर भी हैं आप। तो वो चीज़ बताएं, वो आपने वो सिलसिला रोक दिया, छोड़ दिया? अगर मैं देखूँ, एक तरफ आप पेंटिंग करती हैं बड़ी खूबसूरत सी, दूसरी तरफ आप फाइटर भी हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और उसमें जो है आपने अपना टाइम जो है सारा अपने मार्शल आर्ट्स को दे दिया, मिक्स मार्शल आर्ट्स को। आई थिंक जब मैंने रियलाइज़ किया था कि मिक्स मार्शल आर्ट्स एक प्रोफेशन बन सकती है, सिर्फ हॉबी नहीं है, तो मैंने ज़्यादा फोकस उस पर डाला था। आर्ट और पेंटिंग और ये सब कुछ यू नो आई एन्जॉय, मुझे बहुत मज़ा आता है, बट यू नो शायद फ्यूचर में मैं वापस जाऊँ, मैं वापस लाइक प्रोफेशनली कर लूँ, मगर अभी मेरा फोकस यहाँ मिक्स मार्शल आर्ट्स पर ही है। अच्छा, ये फाइटिंग की इतना आपका है, तो घर में भी इसी तरह से हमेशा से लड़ती थी? क्योंकि आपकी एक बहन भी एक अदर, और ऐसा हो नहीं सकता अपने बहन भाइयों से हम ना लड़ें। ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है, आई मीन कौन से बहन भाई नहीं लड़ते, यू नो। मगर जब मैंने MMA शुरू की थी तो हमारी सब डरते
मैं खुद ही रोकती हूँ अपने आप को, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली अब तो जब आप ट्रेन हो जाते हैं ना इसमें, तो आपको थोड़ा सा रोकना पड़ता है अपने आप को। फिर भी हम लड़ते हैं मगर मोस्टली लाइक वर्बली, वो जरा दूरी डिस्टेंस रख के थोड़ा सा। क्योंकि अच्छा ये बताएं इसमें अब हम जिस तरह से आप डाइट की बात बताई थी, अपना ख्याल करना पड़ता है, मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है इस फाइट के लिए? आई थिंक मोर देन डाइट, मोर देन एक्सरसाइज, ऑब्वियसली उसका अपना इम्पोर्टेंस है, मगर अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होती तो वो बाकी सब ख़राब हो जाता है। ऑब्वियसली सब कुछ यहाँ से ही शुरू होता है ना। वो कैसे लगे, मतलब लाइक आप किस तरह से, जब आपके सामने कोई खेलने वाला हो तो कोई टेक्निक्स होती हैं, टाइमिंग होती है, फाइट में क्या होता है? अब बहुत कुछ होता है फाइट में, स्पेशली जब आप मिक्स मार्शल आर्ट्स का बात करते हैं ना, उसका नाम में जवाब है मिक्स मार्शल आर्ट्स। इतने ज़्यादा डिफरेंट लाइक मार्शल आर्ट्स हैं, आप टाइक्वांडो लड़ सकते हैं, रेसलिंग लड़ सकते हैं, जुजित्सु लड़ सकते हैं, किक बॉक्सिंग, ये सारा आप मिक्स करके यू नो एक फ़ाइट में आप जो कुछ ट्राई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो आपको उसी मोमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। जो भी आप ट्रेनिंग करते हैं सिर्फ वो 6-8 हफ्ते में नहीं, मगर उससे बाहर जो आप करते हैं, एक इट्स कॉल्ड मसल मेमोरी, ठीक है? तो फाइट में वही इस्तेमाल होती है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा, मीडिया में भी आप रहती हैं क्योंकि शोज में भी जाना पड़ता है, कि कोई आपके मुखालिफ जो दूसरा जो है किसी ने आपको परेशान किया हो और फिर आपने अपने सेल्फ डिफेंस में भी आपकी चीज़ें की जाती हैं, तो उसमें आपने कभी अपने मिक्स मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं, मौका नहीं मिला। तो आप चाह रही हैं आपको मौका मिले? हाँ, यू नो एक दफ़ा यू नो आप क्लिप्स देखती हैं ना, शायद आपने देखा हो इंटरनेट पे कि किसी ने हरास किया है एक बंदी को और उसको मिक्स मार्शल आर्ट्स वो जानती थी और उसने यू नो मारा था बंदे को और पंच किया था बंदे को। मैं चाहती हूँ कि यू नो ऐसा हुआ, प्लीज ये देखने वाले मुझे इसी वजह से वायरल होना चाहिए, आप जो है करें वैसे ही डर जाएंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक यू नो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी कि हर लड़की को थोड़ा सा मार्शल आर्ट्स सीखना चाहिए। अगर वो जुजित्सु है, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, कुछ भी है, बस जिम में जाकर शुरू कर लेना। ठीक है, मिक्स मार्शल आर्ट्स या मार्शल आर्ट्स साइड पर करें एक सेकंड, जिम जाएं, मतलब वेट लिफ्ट करें। लड़कियों का खौफ ये है कि मैं एक वेट उठाकर मैं मर्द की तरह लगूंगी। ये हमारे लड़कियों का लगे। औरत भी बड़ी ब्रेव होती है। एग्जैक्टली औरतें अपने 8 किलो 10 किलो बच्चे उठाते हैं और वो यू नो मर्द की तरह तो नहीं लगते। मैं यहाँ पे एक बात आपकी बात से जोड़ूंगी। आमतौर पे हमारे सोसाइटी में कहते हैं कि अगर कोई औरत बहुत अच्छा या ब्रेव हो तो कहते हैं आदमियों की तरह काम करती है। तो यहाँ पे मैं लोगों को करेक्ट करती हूँ कि भाई वो औरत ही है, औरत ही की तरह काम करती है। औरत इसी तरह से ही होती है। Exactly. हाँ, क्योंकि एक जो इमेज हम लोगों ने दिखा दिया जाता है आमतौर पे कि वो जिस तरह से मैंने कहा डरी सहमी भी होती हैं, और इस तरह से अगर हमारा सोसाइटी, हमारे पेरेंट, जो दीगर लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स, उनको वो कॉन्फिडेंस दें। आप जैसे जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो इंटरनेशनली जाके कितना ज़बरदस्त से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर सकती हैं, फाइट भी कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं जी। और माशाल्लाह से आप कर भी नहीं है, और आपने ये भी आपका मोटिव है कि इसको आगे लेके जाना है। तो मुझे आप ये बताएं, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, अभी कितनी लड़ाई लड़नी है आपने आगे जाकर, और क्योंकि आगे भी आपकी दीगर जो है चैम्पियनशिप्स हैं जिसके लिए आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं, टाइम भी दे रही हैं? मेरी पूरी कोशिश है कि अगले 6 साल कम से कम मैं लड़ूं। मुझे पाकिस्तान का फर्स्ट फीमेल बेल्ट होल्डर, ये मेरा गोल है। तो इंशाल्लाह अगले 5 साल में आई होप कि ये गोल होए। अगले 1-2 साल में मैं अभी एक एमेच्योर फाइटर हूँ। तो एमेच्योर होता है और प्रो होता है, उनके रूल्स थोड़े फ़र्क होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह प्रो जाकर मुझे एक बेल्ट जीतना है और ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। सो दिस इज़ माय गोल फॉर द नेक्स्ट 5 years। और
इंशाल्लाह बस देखते हैं मटेरियलाइज हो जाएगा। ईमान माशाल्लाह से, क्योंकि आप यू आर द फर्स्ट वन जो अपनी फैमिली में भी जिस तरह से आप जो है मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ आई, तो दीगर आपकी कोई सर्कल में फैमिली फ्रेंड्स हो गए या फ्रेंड्स हो गए, उन्होंने आपको ज़रा देखा और कि देखिए यार बच्ची इतना अच्छा खेल रही है, जा रही है, नाम रोशन कर रही है, तो औरों में भी इस तरह से शौक डेवलप हुआ और उन्होंने भी आपसे कोई गाइडलाइन ली हो और करना चाहती हो? वैसे मेरे फैमिली में मेरी एक कज़न है जो हम एक साथ ट्रेन करते हैं। उन्होंने एक्चुअली मुझसे पहले शुरू किया था, मगर उनके अलावा मेरे दोस्त मुझे बहुत बताते हैं कि ये एक बंदी जिम में आई थी और उन्होंने आपका नाम लिया था कि अच्छा उनकी वजह से मुझे शुरू करना है। वैसे पर्सनली मैं नहीं जानती, बट बहुत से इस तरह के केसेस मैंने सुने हैं, तो इट मेक्स मी हैप्पी टू हियर के I feel happy knowing कि मेरी वजह से उन्होंने शुरू किया था। अगर मैं what I believe ईमान, अगर चेंज यही है, अगर एक से दूसरा भी अगर आपको फॉलो करने लगे आपके काम को, तो यही चेंज वहीं से होना शुरू हो जाता है। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से लड़ने में तो माहिर हैं, तो इस लड़ने में, इस लड़ाई में कितने आपको मुश्किलात देखनी पड़ी, चैलेंजेस, क्योंकि हमेशा हर फील्ड में रहते हैं और बीइंग अ लेडी ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं रहते हैं, तो क्या आपने किसी चीज़ चैलेंज का सामना आपको करना पड़ा? वैसे इतना बड़ा चैलेंज नहीं फेस किया है मैंने। ऑब्वियसली आई थिंक इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट कि ऑन अ कंट्री लेवल MMA रिकग्नाइज नहीं होती, तो फंडिंग में थोड़ा सा मसला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्पॉन्सर्स हैं नेज़ा PK, देयर एन एथलेटिक्स वेयर ब्रांड, तो वो मेरे स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने बहुत मदद किया है मेरा। बट मैं चाहती हूँ कि ऑब्वियसली और फाइटर्स को भी स्पॉन्सरशिप मिले। मैं तो एक केस हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्पॉन्सर है, मगर बहुत से फाइटर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, रेसलर्स हैं जिनके स्पॉन्सरशिप्स नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ कि नेशनल लेवल पर ये स्पोर्ट रिकग्नाइज हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इतना कुछ इतना बड़ा स्ट्रगल नहीं फेस किया है मैंने। ट्रेनिंग में इंजरीज बहुत अगर आपको बड़ी सपोर्ट मिली एक फैमिली की तरफ से, आपके फ्रेंड्स की तरफ से। इंजरीज एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है, बिकॉज जब आप इतनी सख्ती से ट्रेनिंग करते हैं तो थोड़े इंजरीज होते हैं। मेरा नी, मेरे हाथ, मेरा नेक, हर जगह कोई ना कोई इंजरी पड़ी है मुझे, तो वो थोड़ा एक मेंटल गेम भी होता है कि अगर ये सेटबैक होती है तो आप इससे कैसे बढ़ सकते हैं, इससे आगे कैसे जा सकते हैं। तो अब थैंक यू अमान, माशाल्लाह से आपकी जो फीलिंग्स है, मतलब अपने पैशनेट तो आप हैं ही हैं, लेकिन ये कि दूसरों के लिए, दूसरे लड़कियों के लिए सोचना इज़ समथिंग जो सबको आपको अलग कर देती है। और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ हैं, तो हमारे देखने वालों के लिए, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं, किसी भी हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि आप नहीं कर सकते, आप क्यों कर रही हैं, आपके पास टाइम नहीं होगा। आपको उस मोल्ड से या इस आइडिया से बाहर निकलना है। जब मेरी पहली इंजरी हुई थी नी में, एक बहुत बुरी इंजरी हुई थी, मैं एक कास्ट में भी थी। मेरे डॉक्टर्स कह रहे थे, ये आई थिंक 2018 में था, तो मेरे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप ये किक बॉक्सिंग का गेम छोड़ देना, MMA का गेम छोड़ देना। और मैंने बिल्कुल नहीं माना, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि मैंने नहीं माना है, क्योंकि अब मैं इंटरनेशनल लेवल पर लड़ रही हूँ। आप किसी का बात नहीं सुने, ऑब्वियसली किसी का बात नहीं सुने, आप जिम में जाएं, आप कुछ ना कुछ बस वर्कआउट शुरू कर लेना। आप अपना जिस्म मजबूत कर लें, दिमाग मजबूत कर लें, एंड वहाँ से लेना, बस कुछ ना कुछ शुरू कर लेना। बहुत से कोचेस हैं, बहुत से जिम्स हैं, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से फैसिलिटीज़ हैं जहां आप जा सकती हैं, जहां आप बस वर्कआउट शुरू कर लेना। बिल्कुल, और थैंक यू सो वेरी मच ईमान, आप इसी तरह से खेलती रहे, इसी तरह से लड़ती रहे। बहुत शुक्रिया जी। ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी ईमान, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और बड़ा प्यारा मैसेज इन्होंने दिया, नेवर गिव अप, भाई हिम्मत ना हारे, लोगों की बातों में नहीं आए, जो दिल चाहता है लाइफ में ज़रूर करें और हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि एक दफ़ा आप जो है अगर
फॉर खुदा ना खास्ता अगर आप फेलियर का सामना करते हैं तो कोई मसला नहीं, ये फेलियर ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे।